सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू का ही आगे का क्वेश्चंस एंड पिछले क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कंसेप्ट हो गया था तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गई थी, इसलिए आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर अभी देख सकते हैं एंड अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट। ठीक है, हम लोग को पूछ रहा है पेनक्रियास का जो अल्फा सेल्स है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, या कौन सा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। तो इसका आंसर से जानने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि पेनक्रियास में कौन कौन से सेल्स होते हैं। ठीक है, तो पेनक्रियास पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि पेनक्रियास क्या है। पेनक्रियास एक ग्लैंड है, ठीक है, पेनक्रियास एक ग्लैंड है। अब हम लोग जानते हैं कि ग्लैंड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब पेनक्रियास जो है दे एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। पेनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, यानी पेनक्रियास के पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है। इसी कारण हम लोग पेनक्रियास को क्या बोलते हैं, कंपोजिट ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड। अब कंपोजिट ग्लैंड का मतलब यही होता है कि ऐसा ग्लैंड जिसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है, उसको हम लोग कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा पेनक्रियास आता है। ठीक है, अब पेनक्रियास का हमने बोला कि एक्सोक्राइन पार्ट है और एंडोक्राइन पार्ट है, तो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, एक पेनक्रियास में होता है एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट, और एक होता है एंडोक्राइन पार्ट। पेनक्रियास में होता है एक्सोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट। अब एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट जो है पेनक्रियास का वो क्या सिक्रीट करेगा, सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट हमारा एंडोक्राइन पार्ट जो है उसमें जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, स्पेलिंग में एस आता है लेकिन उसको हम लोग आइसलेट नहीं बोलते, आइलेट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एंडोक्राइन पार्ट में जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस। ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट में जो सेल्स होते हैं ये बिलियंस में सेल्स होते हैं, उनको हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में हम लोग दो टाइप के सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो हम लोग पेनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट के सेल्स को हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है उसमें दो टाइप के सेल पाए जाते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा सेल्स और एक बीटा सेल्स। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट, क्या सिक्रीट करता है, तो हम लोग अभी देखते हैं कि अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स ग्लूकागॉन, सिक्रीट्स ग्लूकागॉन। और बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन, सिक्रीट्स इंसुलिन। ठीक है, तो देखिए छोटा सा एमसीक्यू है लेकिन हमको ये सब जानना जरूरी है, तब जाके हम वो एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि पैनक्रियास कंपोजिट ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड मतलब उसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है। एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट करेगा पेनक्रियाटिक जूस, एंडोक्राइन पार्ट के सेल्स को हम लोग बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब वो सेल्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल सिक्रीट करेगा ग्लूकागॉन और बीटा सेल सिक्रीट करेगा इंसुलिन, तो हमारा आंसर यहां पे होगा ग्लूकागॉन। अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट ग्लूकागॉन। अगर यही क्वेश्चन हम लोग को बीटा सेल्स बोलता तो हमारा आंसर होता इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज।
लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी पूछ रहा है, यानी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पेन क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पेन होती है 120 डेज। ये याद रखने वाली चीज है, इसमें कुछ कंसेप्ट ऐसा है नहीं। जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो 120 डेज तक रहते हैं, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स कहां डिस्ट्रॉय होते हैं? स्प्लीन में। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, SPLEEN। ये एक ऑर्गन है जहां पे रेड ब्लड सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, तो 120 डेज की लाइफ स्पेन है रेड ब्लड सेल्स की, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो हम लोग को याद रखना है ये लाइफ स्पेन 120 डेज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, सो लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज 120 डेज। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करने के ह्यूमन पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिकल स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ह्यूमन पॉपुलेशन को हम लोग जब स्टडी करते हैं इन अ स्टैटिस्टिकल वे मतलब जो हम लोग ग्राफ देखते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या डिक्रीज हो रहा है, तो वो हम लोग स्टैटिस्टिकल देखते हैं या ग्राफ की मदद से देखते हैं। तो उसको स्टडी जब हम लोग करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को इन द स्टैटिस्टिकल वे, तो उसको हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये भी याद रखने वाली चीज है, इसका डेफिनेशन पूछता है, या तो शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है कि व्हाट इज डेमोग्राफी, या एमसीक्यू में पूछ दिया यहां पे कि ह्यूमन पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिकल स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है पेल येलो कलर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू द पिगमेंट। ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन जो है जिसको कोई डिसीजेस नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन के यूरिन में जो येलो कलर आता है वो किस पिगमेंट की वजह से आता है? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन दिया हुआ मेलानिन नहीं, एंथोसाइनिन नहीं, यूरोक्रोम, हाँ यूरोक्रोम है वो पिगमेंट जिसके वजह से येलो कलर मिलता है यूरिन को। ठीक है, यूरिन हैज अ येलो टिंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। इट इज फॉर्म्ड थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन द लिवर प्रिसीडेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यूरिन का जो पेल येलो कलर होता है वो हम लोग को यूरोक्रोम से मिलता है। और यूरोक्रोम कहां से आता है? हमारे लिवर में जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ बाइल पिगमेंट्स एंड प्रीसीडेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इन दोनों के ब्रेकडाउन से हम लोग को मिलता है यूरोक्रोम पिगमेंट। ठीक है, इन दोनों के ब्रेकडाउन से हम लोग को मिलता है यूरोक्रोम पिगमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पेल येलो कलर ऑफ यूरिन। ठीक है, इसको हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में देख लेंगे कि ये पूरा मैकेनिज्म होता कैसा है, पर अभी इसके हिसाब से हम लोग को इतना ही ज्यादा जानना जरूरी है कि बाइल पिगमेंट्स और हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन से बनता है यूरोक्रोम पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेल येलो कलर ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन यूरिन। नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है स्टिम्युलेशन ऑफ द नर्व्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्टिम्युलेशन ऑफ द नर्व्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इससे क्या होता है ये ऑप्शन में दिया हुआ है। एक्सेलरेट हार्ट बीट, कंस्ट्रिक्ट्स प्यूपल ऑफ आईज, इंक्रीजेस पेरिस्टाल्सिस, रिटार्ड्स हार्ट बीट। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेशन देगा, ठीक है, नर्व्स को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिम्युलेशन भेजेगा नर्व्स को, तो हमारा हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर होगा एक्सेलरेट्स हार्ट बीट। फर्स्ट ऑप्शन जो है वही होगा हमारा, एक्सेलरेट हार्ट बीट्स। ठीक है, तो स्टिम्युलेशन ऑफ द नर्व्स ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्सेलरेट्स हार्ट बीट। अब हम लोग ये जान लेते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन। ठीक है, सिंपैथेटिक
दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये वाला जो है ये है फाइट एंड फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए यूज होता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का मतलब है कोई इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाता है, सपोज कि हम लोग कोई राइड में गए, वहां पे झूला जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गया है और हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है पहले से झूले में बैठने का, तो हमारा जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहां पे काम करेगा और वो हमारे नर्व सिग्नल्स भेजेगा जिससे हमारा हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। वहीं अगर हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स को एनकरेज करता है। ठीक है, सब जो मैंने राइड वाला एग्जांपल दिया उस समय हमारा हार्ट बीट बढ़ गया था, फिर जैसे ही हम उस राइड से नीचे उतरेंगे और उसके बाद रिलैक्स करने में जो हमारी मदद करता है वो हमारा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे हार्ट बीट को वापस से नॉर्मल कर देता है। ठीक है, मैं अभी एक टेबल बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे मैं बता दूं कि नर्वस सिस्टम जो है वो मेजर 3 पार्ट के होते हैं, सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, यानी सीएनएस। एक बार मैं इसको भी लिख देता हूं। ठीक है, वैसे तो ये उतना अभी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, हायर क्लासेस में आप लोग और पढ़ेंगे क्लास 11th में, लेकिन यहाँ पे मैं अभी बता दे रहा हूं कि नर्वस सिस्टम, ठीक है, एनएस मतलब नर्वस सिस्टम के मेजरली 3 पार्ट होते हैं, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एएनएस का मतलब है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। यहां पे हम लोग को वर्ड से ही समझ आ रहा है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब जो अपने आप हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है नर्व सिग्नल्स के मदद से, जो ऑटोनॉमस यानी अपने आप होता है, क्योंकि हार्ट बीट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगा तो हमारा हार्ट बीट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, और वापस जब हम लोग उस इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे तो हमारा हार्ट बीट नॉर्मल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के ही 2 पार्ट जो हैं वो है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब वो जो मैं टेबल बता रहा था वो मैं अभी बना के आपको बता देता हूं, जिससे आपको काफी ज्यादा आसान हो जाएगा अगर इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछेगा तो। यहाँ पे तो एक क्वेश्चन हम लोग को पूछा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या होगा, एक्सेलरेट्स हार्ट बीट। हो सकता है एक्सेलरेशन हार्ट बीट के अलावा किसी और ऑर्गन में क्या इफेक्ट होता है वो क्वेश्चन पूछ दे, तो उसके लिए एक टेबल है वो मैं भी बना देता हूं। ठीक है, तो मैंने ये टेबल बना लिया। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि आप बाद में भी इसको रेफर कर सकें। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैंने लिखा है ऑर्गन या फिर रीजन। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये दोनों कैसे एक ऑर्गन या रीजन, हमारे बॉडी में कोई ऑर्गन या रीजन को अफेक्ट करते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहला है रेट ऑफ हार्ट बीट, जो हमने अभी देखा। रेट ऑफ हार्ट बीट, सीएनएस। यहाँ पे थोड़े एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, मैंने बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इमरजेंसी है, हार्मोन है, जिससे हमारा जो भी हार्ट बीट है या ऐसे सारी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन आती है उस समय
जो है इंक्रीज हो जाता है हार्ट बीट, ठीक है, और पैरासिम्पेथेटिक में डिक्रीज हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कुछ ऑर्गन्स के लिए, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो हार्ट बीट, पहले हम लोग रेट ऑफ हार्ट बीट की बात करते हैं। तो सीएनएस यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट, यानी ब्लड वेसल्स छोटी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम डायलेट्स, अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट। ये मैंने जो एरो ऊपर बनाया है इसका मतलब इंक्रीज होता है, और एरो नीचे बनाया है इसका मतलब डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम में डायलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारा कैसे अफेक्ट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि हार्ट बीट बढ़ चुका है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। प्यूपिल ऑफ आई, यहां पे एक छोटा सा चेंज है, जैसा हम लोग अभी तक देख रहे थे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में चीजें कंस्ट्रिक्ट हो रही है और इंक्रीज हो रही है, और पैरासिम्पेथेटिक में डिक्रीज हो रहा था और डायलेट हो रहा था। अब प्यूपिल ऑफ आई, प्यूपिल ऑफ आई जो है हमारा, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डायलेट हो जाएगा, ठीक है, यानी फैल जाएगा या डायलेट हो जाएगा, और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम में कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्यूपिल ऑफ आई डायलेट हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम में। गैस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट, एमओवी यहां पे मैंने लिखा है, मूवमेंट है, गैस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो भी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस है या फिर जो भी डाइजेशन के लिए जो भी गैस्ट्रिक मूवमेंट्स होते हैं हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में, उसमें क्या इफेक्ट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गैस्ट्रिक मूवमेंट को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, मूवमेंट डिक्रीजेस। पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम में मूवमेंट इंक्रीजेस, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में कैसे इफेक्ट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर जो है वो रिलैक्स हो जाता है, ये भी एक एक्सेप्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर कैसा हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इट रिलैक्सेस और पैरासिम्पेथेटिक में इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये एक टेबल है जिसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, जैसा कि अभी हमने हार्ट बीट वाला एमसीक्यू किया, वैसे ही और भी ऑर्गन से रिलेटेड आ सकता है।